Hello, learners. Welcome to the Learning Lab. Today, we are going to discuss all the chapters in this one video. So, we have already done chapter 1, that is poetic forms and devices, and if you haven't watched that video, please watch it now. This is chapter 2, Sonnet 18, written by William Shakespeare. Now, William Shakespeare has written 154 sonnets in total. We have already discussed what is sonnet. विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी बोला जाता था। अब पोइट के बारे में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सो यू शुड हैव समथिंग टू राइट। आपके पास एक सेंट्रल आइडिया होना चाहिए उस चैप्टर का, प्लस आप अगर ऑथर के बारे में एक दो लाइनें लिख दोगे तो आपका आंसर और लॉन्ग हो जाएगा। चैप्टर की फर्स्ट लाइन है, शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। शेल आई कौन है इसमें? विलियम शेक्सपियर। कंपेयर दी मीन्स यू मीन्स उनकी फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड की बात कर रहे हैं। टू अ समर्स डे, उन्होंने पूरी पोम में अपनी फ्रेंड को समर से कंपेयर किया है। कंपेयर क्या किया है? उसकी फ्रेंड की ब्यूटी को किससे? समर से। अब समर से कैसे कोई कर सकता है? जैसे आपके अकॉर्डिंग समर बहुत हार्श होते हैं, कितनी धूप होती है, बाहर निकलने का मन नहीं करता है, एसी में रहने का मन करता है, बट नहीं। सी, हमें देखना होगा कि शेक्सपियर इंग्लैंड में रहते थे, वहां पे बहुत ठंड होती है। सोचो अभी जैसे विंटर्स चल रहे हैं, इसमें अगर थोड़ी देर धूप निकल जाती है तो आप लोगों को कितना अच्छा लगता है। बस सोचो वहां पे पूरे साल में कुछ ही टाइम ऐसा होता है जब धूप आती है, जब समर सीजन आता है। सो इसलिए वो ब्यूटी को पहले तो कंपेयर करते हैं समर सीजन से, फिर उसके बाद बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरी जो फ्रेंड है वो तो काफी जेंटल है, काफी सॉफ्ट है और मोर ब्यूटीफुल है। किससे? समर से। समर हैज अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ जेंटलनेस। वो बोल रहे समर आता है और जाने का भी टाइम हो जाता है उसका, इतना शॉर्ट स्पैन के लिए आता है, बट जो मेरी फ्रेंड की ब्यूटी है वो तो हमेशा रहती है, इट्स इटर्नल। विंड्स बिकेम रफ ड्यूरिंग समर्स। वो बोल रहे इवन कई बारी समर में बहुत तेज तेज आंधी तूफान भी चलता है उस टाइम पे, बट मेरी जो फ्रेंड की ब्यूटी है वो तो बहुत शांत है, वो हमेशा रहती। दोस रफ विंड समटाइम शेक द बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते हैं? जो नए नए पौधे जस्ट आ रहे होते हैं, जो नए नए फ्लावर्स आ रहे होते हैं, उनके जो छोटे से बर्ड्स होते हैं जो अभी ग्रो करेंगे, अभी उसको टाइम है, उनको भी वो शेक कर देती है। ठीक है, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब जो चीज अच्छी होती है उसके साथ उसका एंड भी बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसा माना जाता है। एट लास्ट ही सेज दैट माई फ्रेंड्स ब्यूटी इज इटर्नल। इटर्नल मीन्स जो हमेशा रहने वाली है, टिल द इटर्निटी, हमेशा रहने वाली है, कभी नहीं मरने वाली, कभी नहीं खत्म होने वाली। नाउ डेथ कैन नॉट डिस्ट्रॉय हिज फ्रेंड्स ब्यूटी। वो बोल रहे कि डेथ भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, डेथ भी खत्म नहीं कर सकती मेरे जो फ्रेंड की ब्यूटी है उसे। शेक्सपियर हैज रिटन दिस वर्स, एक वर्स मीन्स ये पोम जो इसने लिखी है, एंड नाउ पीपल विल रीड दिस हिज फ्रेंड। जब तक आप लोग इसको पढ़ोगे, जैसे शेक्सपियर कौन सी सेंचुरी के थे? 15 16 सेंचुरी के थे। शेक्सपियर 16 सेंचुरी के थे और हम आज भी इन 21st सेंचुरी उनका ये टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। सो ही इज सेइंग कि जब तक ये टेक्स्ट लोग पढ़ते रहेंगे तब तक मेरी जो फ्रेंड की ब्यूटी है वो हमेशा इस दुनिया में रहेगी, और ये टेक्स्ट तो कभी जाने ही नहीं वाला है ना। नेक्स्ट आपके जो नेक्स्ट बैच होगा वो पढ़ेगा, उससे नेक्स्ट, तो उसकी फ्रेंड की ब्यूटी हमेशा हर कोई पढ़ता रहेगा और इटर्नल रहेगी, जिंदा रहेगी लोगों के दिमाग में, लोगों के दिलों में। इटर्नल मीन्स विदाउट बिगिनिंग और एंड, जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, एग्जिस्टिंग और कॉन्टिन्यू फॉर एवर, हमेशा के लिए वो रहने वाली है। Next chapter is Know Then Thyself by Alexander Pope. Is Know Then Thyself by Alexander Pope. Alexander Pope ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट है, पोएट ऑफ 18th सेंचुरी है। ठीक है, हम 21st सेंचुरी में, वो 18th सेंचुरी में लिख रहे थे। दिस पोम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोप्स फेमस पोम एसे ऑन मैन। ये जो पोम है, जो छोटी सी आपकी पोम गिवन है आपकी बुक में, वो एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट मीन्स पार्ट है। जो पोप ने एक बहुत बड़ा ऐसे लिखा था, ऐसे ऑन मेन, उसमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट ले लिया, एक छोटा सा पार्ट ले लिया। पोएट एडवाइजेस मेन टू मेक अ स्टडी ऑन हिमसेल्फ। अब पोएट ने एडवाइस किया मेन को कि तुम अपने बारे में रिसर्च करो, अपने बारे में पढ़ो, आगे बढ़ो, टेक्नोलॉजी एडवांस सब कुछ करो, बट तुम प्लीज गॉड के बारे में सर्च मत करो। ही सेज मैन इज क्यूरियस पैराडॉक्स। वो बोल रहे हैं कि मैन बहुत क्यूरियस है, हर चीज को जानने में वो बड़ा क्यूरियस रहता है, उनको सब कुछ जानना है, बट वो बोल रहे हैं कि गॉड आपकी रीच से बहुत बाहर है, आप प्लीज गॉड के बारे में रिसर्च मत करो। हिज प्लेस इज समवेयर बिटवीन गॉड एंड एनिमल। जो ह्यूमन है उसकी प्लेस कुछ गॉड और एनिमल के वो बीच में आता है। कैसे?
क्योंकि वो वाइज तो है बट इग्नोरेंट भी है। उसके पास ग्रेट नॉलेज है बट वो ग्रेट नॉलेज परफेक्ट नहीं है। वो हमेशा स्केप्टिकल, वो हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कि ये करूं या वो करूं। जैसे स्केप्टिसिज्म की बात कहाँ होती है, जैसे आप सोचते हो कि अरे दिमाग को फॉलो करूं, दिमाग की सुनूं या दिल की सुनूं, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि इंसान इसके बीच में ही फंसा रहता है कि मैं दिमाग की सुनूं या दिल की सुनूं। उस चक्कर में वो कुछ कर ही नहीं पाता। अब वो बोल रहे हैं ही इज नॉट स्टोइक, ही इज टू वीक। स्टोइक का होता है अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग्स और कंप्लेनिंग। बहुत ही वीक इंसान, ठीक है, इंसान बहुत वीक है। वो अपनी फीलिंग्स को छुपा ही नहीं पाता ना कहीं, जैसे अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो वो निकाल देगा। वो बैलेंस इंसान नहीं है। पैशन मेक्स हिम देयर स्लेव, वो उसके पैशन उसको खुद ही स्लेव बना देंगे। Fails to decide if he should follow his mind or body, we have already discussed. Poet believes that man is born only to die. वो बोल रहे हैं कि man mortal being है, man आया ही सिर्फ मरने के लिए है, ठीक है, इस दुनिया में आए ही सिर्फ मरने के लिए है। तो जो डेथ है, डेथ ही सिर्फ एक सच है, एक कांस्टेंट सच है। बाकी सब हर चीज टेम्परेरी है बट डेथ ही परमानेंट है। ही इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्डली थिंग्स, वो बोल रहे हैं कि वही चीजें बना रहा है, मैनमेड जो चीजें बन रही है वही चीजें बना रहा है। एंड ही हिमसेल्फ फॉल्स अ प्रे टू ऑल। जैसे आपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम बनाया कि आप दूर के लोगों से बहुत इजीली चैट कर सकते हो, बट आप खुद ही फंस गए। आपने यूपीआई जैसी चीज बनाई कि बहुत इजीली ट्रांजैक्शन हो जाएगी, अब आप खुद ही फंसे, कहीं पे भी जाओगे तो अरे यूपीआई कर लेते यूपीआई। सो हम खुद ही फंसते जा रहे हैं अपनी ही चीजों में। द पोएट सेज दैट मैन इज ग्लोरी जस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है? ग्लोरी जस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड मीन्स गॉड ने एक रिडल बनाई है इंसान को। इंसान क्या है? एक रिडल है गॉड के हिसाब से, एक पहेली है जिसको, ठीक है, जिसको सुलझाना बहुत मुश्किल है। वो ग्लोरी भी है, वो एक ऑन द पीक है, वो देखो कितना कुछ एडवांस कर रहा है टेक्नोलॉजी एंड इन सब चीजों में। बट वो जस्ट है, मजाक बन चुका है उसका कि वो खुद ही फंसता जा रहा है उसके अंदर। ठीक है, वो ग्लोरी भी है, वो बहुत ही, ठीक है, उसने बहुत, ग्लोरी मीन्स उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, नोटेबल अचीवमेंट है उसके पास, बट ऑन द सेम साइड वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो फंस जाता है दिल और दिमाग के डिसीजंस के बीच में। वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाता और फिर वो लास्ट में गॉड गॉड से समझ रहा होता है चीजें, गॉड के बारे में रिसर्च करके सोचता है कि गॉड जैसी कोई चीज है नहीं। लास्ट में वो सोचता है कि ये तो सब कुछ टेम्परेरी है मेरे आसपास, और जब उसकी डेथ आने वाली होती है तो वो गॉड को समझना शुरू कर देता है कि यस, गॉड इज द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट, अदरवाइज एवरीथिंग इज टेम्परेरी। तो वो बोल रहे हैं कि गॉड बोल रहे हैं ह्यूमन एक रिडल है, पहेली है, वो ग्लोरीफाइड भी है और एक ऑनरेबल पोजीशन पे भी है, और जस्ट उसका मजाक, वो मजाकिया भी है, ग्लोरीफाइड भी है और जस्ट है जिसका मजाक उड़ाया जा सकता है। The next chapter is elegy written in country churchyard. Most of the reference to context इसी चैप्टर से आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना। दिस इज बाय टॉमस ग्रे। टॉमस ग्रे इंग्लिश पोएट हैं। फेमस वर्क कौन सा है उनका? एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जो पब्लिश हुआ था 1751 में। इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ध्यान से, आई वुड रियली सजेस्ट एक बार इसका टेक्स्ट रीड कर लें। पोएट्स थॉट एज ही लुक्ड एट द ग्रेव, तो वो ग्रेव की तरफ देखते हैं और पोएट के दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही होती है ग्रेव को देख के। ग्रेव क्या होता है? जहाँ पे लोग मर जाते हैं और उनको दफनाया जाता है, उस जगह को ग्रेव बोलते हैं, ग्रेव यार्ड। तो उनकी कबर को ग्रेव बोलते हैं और जहाँ पे उनको दफनाया जाता है दैट इज ग्रेव यार्ड, जो जगह होती है। काम एंड लोनली, ऑफ कोर्स वहाँ पे कबरें हैं तो वो बहुत शांत एरिया होगा। उस सीन में दिखाया कि बहुत शांति है। वो जैसे ही शाम होती है तो बेल बजने लग जाती है। यार्ड है तो ऑफ कोर्स चर्च की बेल बजने लग जाएगी। अब बीटल, ये कोई इंसेक्ट होता है, बीटल इज फ्लाइंग इन द सर्कुलर मोशन, के आसपास एक बीटल फ्लाई कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है बजिंग साउंड। हूटिंग ऑफ द आउल कैन ऑल्सो बी हर्ड, वो बोल रहे हैं वहां पे इतनी शांति है कि अगर बर्ड मेरे आसपास जा रही है तो उसकी बजिंग साउंड आ रही है। कोई आउल है जो मेरे आसपास घूम रहा है तो उसकी भी हूटिंग, जो वो चिल्ला रहा है ना, उसकी हूटिंग भी सुनाई दे रही है, जो उसकी आवाज है घूमने की वो भी सुनाई दे रही है। फोर फादर्स हैं जो एंशियंट लोग हैं, लाइक जो पहले के लोग हैं, के ग्रैंड फादर, इस भी विलेज की ये बात कर रहे हैं, तो वहाँ के जो पुराने लोग हैं ऑफ द कंट्री चर्चयार्ड हु आर लाइंग इन द ग्रेव को देख के कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। क्या उनको, उसको क्या बुरा लग रहा है उनके बारे में। वो बोल रहे हैं कि पहले जब वो घर जाते थे, अपने काम से लौटते थे, तो बच्चे और वाइफ उनकी वेट कर रही होती थी और बहुत ही खुशी से मोमेंट को एंजॉय करते थे। वो भी बहुत जाके एंथुसियास्टिकली जाते थे घर पे और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। वो बोल रहे हैं कि आज ये कब्र में है ना, तो इनकी फैमिली भी इनके लिए वेट नहीं कर रही होगी, कोई भी साउंड इनको जगा नहीं सकती अब फ्रॉम द इटर्नल स्लीप। इटर्नल मीन्स हमेशा के लिए सो जाना, हमेशा के लिए कोई चीज। हैप्पी विद देयर फैमिली, दे हैव लिव्ड अ वेरी हैप्पी अनकंटेंटेड लाइफ। वो बोल रहे हैं कि वो अपनी फैमिली से बहुत खुश थे,
चाहे उनके पास पैसा नहीं था या उनके पास कम पैसा था, चाहे जैसा भी था, बट वो आपस में रहकर बहुत खुश थे। उन्होंने बहुत ही कंटेंटेड सैटिस्फाइड लाइफ जी है। और वो बोल रहे कोई एम्बिशियस यंग मैन है ना, तो उसको उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उन्होंने कुछ किया नहीं। डेथ मेक्स नो डिफरेंस टू रिच और पुअर। हो सकता है कि रिच जो लोग हैं, जिनके पास वेल्थ है, पावर है, ब्यूटी है, जिनकी ग्लोरियस लाइफ है, वो अपने टूम को डेकोरेट कर दे, वो अपनी कब्रों को डेकोरेट कर दे और थोड़े ऊंची स्थान पे बना दे, थोड़ा ऊंची प्लेस, थोड़ी हाई हाइट पे बना दे। बट उससे क्या होगा? वो बोल रहे हैं कि कब्र तो कब्र ही है, वो जिंदा होके बाहर तो नहीं आ जाएंगे। वो बोल रहे हैं कि लोग जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, वो कई बार अपने टैलेंट को शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज पॉवर्टी की वजह से। वो बोल रहे हैं कि एक फ्लावर जो अगर एक गार्डन में होता, उसको सब प्रेज करते, लेकिन अगर वही फॉरेस्ट में है या वही डेजर्ट में है तो उसको कोई प्रेज नहीं करेगा। जैसे अगर पेट को ले लो, अगर स्ट्रीट डॉग है तो हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है, जस्ट इग्नोर देम, कितनी ठंड लग रही है, नोबडी केयर्स। बट अगर वही अपना पेट है, हम उसको वुलन क्लोथ्स लेकर आएंगे, उसके लिए बेड लेकर आएंगे, एक टेंट हाउस लेके आएंगे, हम उसको सारी फैसिलिटीज देंगे। सेम फ्लावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो बोल रहे हैं कि जो फ्लावर होते हैं, यहाँ पे फ्लावर की बात कर रहे हैं, और फ्लावर का किससे रेफरेंस है? लोगों से। कि जो लोग हैं, जो विलेज में लोग रहते हैं, वो पॉवर्टी के एक विक्टिम है, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं है, जो ग्रो नहीं कर सकते बहुत जल्दी, उनको फेम वेल्थ कुछ नहीं मिल सकता, तो वो ऐसे ही आते हैं इस दुनिया में, बहुत ही नॉर्मलाइज लाइफ जीते हैं और फिर चले जाते हैं। वो अब एग्जाम्पल देते हैं हैम्डन। ये 3 एग्जाम्पल्स याद कर लो, फिर मिल्टन एंड ओलिवर क्रॉम्वेल। वो बोल रहे हैं कि अगर वो लोग गरीब नहीं होते ना, तो वो भी ऐसे ही हैम्डन, मिल्टन, ओलिवर क्रॉम्वेल की तरह बहुत फेमस होते, उनको फेम मिल जाता, उनको भी वेल्थ मिल जाती, वो भी बहुत ग्लोरियस लाइफ जीते। क्योंकि अगर एक बच्चा एक विलेज में बहुत ही छोटी सी फैमिली में, एंड दे आर रियली वेरी पुअर, सो वहां पे बॉर्न हुआ है, तो उसकी लाइफ बहुत अलग होगी। सेम पोइट वही चीज समझा रहे हैं। पोवर्टी प्रिवेंट्स देम फ्रॉम डूइंग द क्राइम अनलेस। अच्छा, एक और चीज है, वो बोल रहे हैं कि जो लोग पुअर है ना, वो प्रिवेंट करती है पॉवर्टी किस चीज को? क्राइम करने से। जो बड़े लोग हैं वो बहुत क्राइम करते हैं, बहुत दिल दुखाते हैं सबका, बहुत धोखा देते हैं लोगों को, उसके बाद चोरी करते हैं, करप्शन में है, हर चीज में है, नेपोटिज्म एंड ऑल। बट जो गरीब होगा ना, वो ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करेगा, वो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करेगा, उसकी एक नॉर्मल सी लाइफ है, उसके फैमिली में जॉइंट फैमिली है उसकी, उसको उसको ध्यान रखना है, खुश रहना है उसके साथ, बस उसके लिए इतना ही काफी है। उसका एक अपनी दुनिया बनी हुई है छोटी सी, और उस छोटी सी दुनिया में वो खुश है। वो बोल रहा है सिंपल पीपल, सिंपल डिजायर्स एंड सिंपल ग्रेव। वो बोल रहा है जितना सिंपल लोग हैं, उतनी सिंपल उनकी डिजायर्स, उनकी ड्रीम्स है, और उतनी सिंपल उनकी ग्रेव है। अब पोएट अपनी डेथ को इमेजिन करने लग जाते हैं कि अगर मैं मर गया तो हो सकता है, जैसे आज पोएट हमें कहानियां सुना रहा है उन लोगों की, वैसे ही कल को कोई और पोएट की कहानियां सुनाएगा यहाँ पे, कि पोएट तो यहाँ पे अब दिखता ही नहीं है, एंड एक्स वाई जी। ठीक है, उसके बाद एपिटाफ की बात करते हैं। जब लोगों की कब्रें होती हैं तो उसके ऊपर एक ऐसे एपिटाफ लगा होता है। एपिटाफ में लिखा होता है, जैसे टूम्बस्टोन बना होता है, ठीक है, और वहां पे लिखा होता है इंसान के बारे में, अगर कोई लिखवाना चाहता है तो, जैसे उसकी फैमिली मेंबर्स लिखवा सकते हैं। इवन अगर कोई मरने वाला है, उससे पहले अगर कोई बता दे कि मेरे टूम्बस्टोन पे ये लिखा जाएगा, तो वो लिख देते हैं। एपिटाफ पे क्या लिखा था? हेयर रेस्टिंग हिज हेड इन द डर्ट लाइज अ यंग मैन दैट हैड नीदर वेल्थ नॉर फेम। बोल रहे यहाँ पे एक ऐसा इंसान है, पे एक इंसान है जो डर्ट में है। ऑफ कोर्स हम धूल में अगर किसी को दफना दिया है तो वो मिट्टी के अंदर है। लाइज अ यंग मैन दैट हैड नीदर, जिसके पास ना ही वेल्थ है, ना ही बहुत पैसा है, ना ही वो फेमस है, ठीक है, नॉर फेम मीन्स ना ही वो फेमस है। बोल रहे हैं कि एक ऐसा इंसान जो बहुत सोचता था, वो भी उस मिट्टी में है, लेकिन उसके पास ना ही वेल्थ थी, ना पैसा था, और ना ही फेम था। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, दैट इज सोनेट 18 बाय विलियम शेक्सपियर, एंड ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। प्लीज कंफ्यूज मत होना दोनों के नेम में। ये भी एक फेमस आपका सोनेट है। विलियम वर्ड्सवर्थ कौन थे? फेमस पोएट ऑफ नेचर थे। जो नेचर्स पोएट थे उनको रोमांटिक पोएट भी बोलते हैं। अगर कहीं पे रोमांटिक पोएट आ गया तो मीन्स पोएट ऑफ नेचर, कहीं पे नेचर्स पोएट आ गया तो समझ जाना विलियम वर्ड्सवर्थ की बात होगी, या तो जॉन कीट्स की बात होगी। ठीक है, ये दो ही राइटर हैं जो फेमस हैं। ये भी इंग्लिश पोएट है। इस चैप्टर का सेंट्रल थीम क्या है? द लॉस ऑफ नेचर बाय ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, इंसान आजकल इतना बिजी हो गया है ना, मटेरियल चीजों के पीछे वो भागता रहता है, वर्ल्डली चीजों के पीछे भागता रहता है। इन सब के चक्कर में उसने नेचर को देखना ही बंद कर दिया। वो नेचर को इग्नोर कर रहा है, नेचर का ध्यान ही नहीं रख रहा। वी आर बिजी रनिंग आफ्टर वर्ल्डली थिंग्स। हम बहुत ज्यादा
मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं मनी। अगर किसी की सैलरी बहुत ज्यादा है तो वो लग्जूरियस चीजों पे पैसे उड़ा रहा है। नेचर इज कम्प्लीटली आर्ट्स। हम भूल जाते हैं कि नेचर हमारा है और हमें उसको फॉर ग्रांटेड तो बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, हमें कोई चीज मिल जाती है ना, तो हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ऐसी जैसे हम नेचर को ले रहे हैं। दिस इज कर्स फॉर मैन। ये तो हमारे लिए कर्स है। कर्स मीन्स आगे जाके कि हमें ही नुकसान नुकसान पहुंचाएगा। दिस पोम इंट्रोड्यूसेस द रीडर टू ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। अब इसमें नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है, मून की बात की है, स्काई की बात की है, सी की बात की है। बहुत ही सुंदर सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है किसके बारे में, नेचर के बारे में। पोएट एक्सप्रेस करते हैं अपने ग्रीफ, बहुत सैड होते हैं पोएट, क्योंकि वो देख रहे हैं कि लोग कितना मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं। पोएट को पेगन बनना है। पेगन कौन है, जो वर्शिप करता है नेचर को, जो नेचर की ऑब्जेक्ट्स को वर्शिप करता है। जितनी भी नेचर की चीजें हैं उनको वो वर्शिप करता है। पोएट वांट्स टू लिव इन लैप ऑफ नेचर एंड टायर्ड ऑफ मटेरियलिस्टिक अफेयर्स। वो बोल रहे कि मटेरियलिस्टिक चीजों से अब मुझे सिर्फ नेचर में रहना है। गॉड प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम सी गॉड ट्रिटन ब्लोइंग हिज ट्रम्पेट। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 6, दैट इज ओड ऑन क्रिएशन अर्न बाय जॉन कीट्स, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। ये भी फेमस रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक पोएट कौन होते हैं, जो पोएट ऑफ नेचर होते हैं, जो नेचर के बारे में लिख, ये सेंसुअल इमेजरी यूज करते थे। इमेजरी हम ऑलरेडी पोएटिक डिवाइसेस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये एक ओड है। ओड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो प्लीज डू दैट। अदरवाइज बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको नहीं समझ आएगी, लाइक सोनेट, ओट, लिरिक, नैरेटिव पोएम्स, कुछ समझ नहीं आएगा। क्रिएशन अर्न की बात की है। अर्न क्या होता है, एक वास होता है, ऐसे बना होता है। उसपे ना बहुत सारी ऐसे फोटोज होती है। ठीक है, उसमें बहुत सारी फोटोज प्रिंट होती है। किस किस की फोटोज होती है उसको हम आगे पढ़ेंगे। सेंट्रल आइडिया क्या है, लाइफ इज ट्रांजिएंट व्हाइल आर्ट इज परमानेंट। वो बोल रहे हैं कि आपकी जो लाइफ है, आप तो एक दिन मर जाओगे। ठीक है, आप मर जाओगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। आपकी नेक्स्ट उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो भी एक दिन ओवर हो जाएगी। बट जो आर्ट है, बट जो ये वास है, उसके ऊपर जो पेंटिंग बनी हुई है, वो हमेशा यहीं पे रहेगी, इटर्नल रहेगी। वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी देखेगी इस वास को, आपकी उससे नेक्स्ट जनरेशन भी देखेगी इस वास को। इट कॉल्स अर्न ब्राइड ऑफ साइलेंस, ब्राइड ऑफ साइलेंस और क्वाइटनेस, क्योंकि वो बहुत ही साइलेंट होता है। वास है, अब वास तो कुछ बोलेगा नहीं, और बहुत ही स्लो टाइम को डिपिक्ट कर रहा है कि हर चीज स्टॉप हो चुकी है, हर चीज बहुत स्लो है। द पोएट कॉल्स इट सिल्वियन हिस्टोरियन। सिल्वियन हिस्टोरियन क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि उसने प्रिजर्व कर रखा है, कैप्चर कर रखे हैं मूवमेंट्स को। उस वॉस पे बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, उस वॉस पे बहुत सारी चीजें बनी हुई है। वो इमोर्टैलिटी को सिग्निफाई कर रहा है, वो ब्यूटी ऑफ एंशियंट ग्रीक कल्चर। इसमें कौन सा है, एंशियंट ग्रीक कल्चर की बात है, ये इंडियन कल्चर की बात नहीं है। नरेट्स अ फ्लावरी स्टोरी मोर स्वीटली देन अ पोएम कैन टेल। वो बोल रहा है कि वास इतना सुंदर है कि आप भी देखोगे तो आपको भी बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी। इतनी प्यारी स्टोरीज हैं कि अगर कोई स्टोरी सुनाए ना, उसकी स्टोरी से ज्यादा इस वास पे जो इमेजेस बनी हुई है वो स्टोरीज डिपिक्ट कर रही हैं। Story of God who visited Valley of Temple, or maybe the humans who visited in the Valley of Arcadia. अब उस पे क्या क्या इम्प्रिंट हुआ हुआ था। पाइपर्स थे, पाइपर्स जो इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, म्यूजिशियंस थे बहुत सारे। एंड एक लाइन है, हर्ड म्यूजिक इज स्वीट बट दोज अनहर्ड इज स्वीटर। वो बोल रहे हैं कि जो म्यूजिक सुना हुआ है वो तो अच्छा है ही, वो तो बहुत स्वीट है, बट जो नहीं सुना हुआ वो तो और भी ज्यादा स्वीट है, बिकॉज दैट इज अ सरप्राइज फॉर अस। कोई कुछ इंटरप्रेट करेगा उस वॉस को देख के, कोई कुछ और इंटरप्रेट करेगा उस अर्न को देख के। ठीक है, ट्रीज विल नेवर बी लीफलेस। जैसे उस अर्न पे पाइपर्स थे, उस अर्न पे एक प्रीस्ट था जो अपनी लाइक बेबी काव को लेके जा रहा था, जो काफ को लेके जा रहा था। वहां पे ट्रीज थे जो बहुत सुंदर थे। जैसे ऑटम पतझड़ का मौसम आएगा तो उस वास में जो ट्री है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी लीफ कभी नहीं गिरेंगी। जो लवर्स हैं, उसमें लवर्स भी हैं, वो किस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो कभी अलग नहीं हो सकता। लवर इज अबाउट टू किस द बिलवड। पाइपर्स का म्यूजिक कभी स्टॉप नहीं होगा। द ब्यूटी ऑफ बिलवड, जो ब्यूटी है बिलवड की, वो कभी फेड नहीं होगी। मिस्टीरियस प्रीस्ट रीडिंग काफ टू द ग्रीन ऑल्टर, काफ इज डेकोरेटेड विद गार्लैंड। हर चीज बहुत ब्यूटीफुल है। ये क्या है, इटर्नल आर्ट है, मतलब टिल द इटर्निटी, हमेशा एग्जिस्ट करने वाला है, हमेशा रहने वाला है। ह्यूमन विल डाई, ह्यूमन हो सकता है मर जाए, बट अर्न विल लिव फॉर एवर। ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी। इस ब्यूटी, इस अर्न पे, इस वास पे क्या है, बहुत सारी सुंदर इमेजेस हैं, और ये हमेशा का सच है।
ये आपकी जनरेशन भी देख रही है, फिर नेक्स्ट जनरेशन भी यही पोम पढ़ेगी, यही वास देखेगी, उसे नेक्स्ट जनरेशन भी। एंड वो बोल रहा था तो ट्रुथ भी तो ब्यूटी हुई ना। द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7, माई लास्ट टचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसकी समरी क्या है? इसमें बेसिकली एक स्टोरी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग यूज किया हुआ है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑलरेडी हम पोएटिक फॉर्म्स एंड डिवाइसेस में पढ़ चुके हैं। इसमें एक ड्यूक होता है, ड्यूक मीन्स किंग, यही स्पीकर है, यही बोल रहा है। इसकी वाइफ की बात हो रही है इसमें, जो मर चुकी है। वाइफ को हमने क्या बोला है? डचेस। ड्यूक इज किंग, डचेस इज क्वीन। ठीक है, ड्यूक एंड डचेस। अब वहां पे कुछ लोग हैं जो सुन रहे हैं कहानी, ठीक है, देयर आर लिसनर्स टू। ड्यूक क्या दिखाता है? एक पेंटिंग दिखाता है। किसकी पेंटिंग होती है? डचेस की पेंटिंग होती है, और वो एक पोर्ट्रेट होता है, मतलब उसकी फोटो बनी होती है। वो किस पेंटर ने बनाई होती है? फ्रा पॉन्डोल्फ ने। फ्रा पॉन्डोल्फ ने बनाई होती है ये पेंटिंग। अब इसमें, ओके, मैं इन शॉर्ट बताती हूँ। इसमें बेसिकली रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो हमारे ड्यूक, हमारे स्पीकर हैं। अब ड्यूक सबको क्या बताते हैं, जो 4-5 लोग वहां पे बैठे हैं, वो उनको बताते हैं कि आपको पता है ये किसकी फोटो है? ये एक्चुअली मेरी वाइफ है। बहुत हैप्पी लग रही है ना, बहुत पैशनेट लग रही होगी। तो ये हमेशा ना ऐसे ही रहती है, ठीक है, बहुत पैशनेट लुक देती है। और कभी भी किसी से मिलती है, कभी भी किसी से मिलती है तो बहुत खुश हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा खुश रहती है, इम्प्रेस्ड हो जाती है। कोई कुछ बोल दे तो उसे बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती है। सब कुछ उसको इक्वली ही हैप्पीनेस देता है। मतलब अगर मैं उसको कुछ दे दूं कर सामान, तो वो खुश हो जाती है। अगर आप लोग उसको वही चीज दोगे तो वो तब भी खुश हो जाएगी। मतलब मेरे लिए कुछ ऐसा स्पेशल था नहीं। तो जेलस ड्यूक, वो बहुत जेलस हो जाता है। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपने इंट्रोड्यूस करता है एज अ पोसेसिव हस्बैंड। वो बहुत पोसेसिव रहता है अपनी वाइफ के लिए। जेलस ड्यूक कुड नॉट टॉलरेट हिज वाइफ स्माइल। वो बोल रहा है कि एक दिन तो मैं उसकी स्माइल को ना टॉलरेट ही नहीं कर पाया। मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो सबको वही स्माइल पास ऑन कर रही है जो वो मुझे करती है। मतलब ऐसा मेरे लिए कुछ खास है नहीं। तो तो ड्यूक किल्ड हिज वाइफ, तो ड्यूक ने अपनी वाइफ को मार दिया। तो वो यही बता रहा था पूरी स्टोरी में कि मेरे लिए एज अ कुछ स्पेशल वो करती नहीं थी, तो मुझे लगा लास्ट में कि मुझे उसको कंट्रोल करना चाहिए, और अब मैं उसको कंट्रोल करके एक पेंटिंग में ले आई। अब वो सिर्फ मुझे ही देख के हंसती है। दिस इज क्रिएटिंग द होल ड्रामा। एक स्टोरी क्रिएट करना जिससे वो खुद बता रहा है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने ये सब खत्म कर दिया। ठीक है, दिस इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, दिस इज माई लास्ट टचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। Chapter 8, When You Are Old by William Butler Yeats, that is W.B. Yeats। ये एक आयरिश पोइट है। अभी तक जितने भी हमने किए हैं वो सब इंग्लिश पोइट है, याद रखना इस चीज को। ये कौन है? ये आयरिश पोइट है, ये 20th सेंचुरी के हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि पोइट बताता है अपनी बिलवड को कि तुम ओल्ड हो चुकी हो अभी, ठीक है, तुम ओल्ड हो चुकी हो, तुम बहुत लेजी हो चुकी हो, अब तुम्हारे रिंकल्स आ रहे हैं और तुम्हारे हेयर जो है वो ग्रे हो रहे हैं। बट एक पॉइंट था जब तुम बहुत सुंदर थी, लड़के पागल थे तुम्हारे पीछे, ठीक है, एवरीबडी वॉज सो अमेज टू सी योर ब्यूटी एंड यू वर सो ब्यूटिफुल। वो बोल रहा है कि तब भी मैं तुम्हारी सोल से प्यार करता था, मैं तुम्हारी इनर ब्यूटी से प्यार करता था, और अब भी जब तुम एज कर रही हो, जब तुम बूढ़ी हो रही हो, मैं तुम्हारे अब इस एजिंग वाले प्रोसेस से प्यार कर रहा हूँ। मुझे तब भी तुम अच्छी लगती थी और मुझे अब भी तुम अच्छी लगती हो। Poet tells his beloved that one day she will become old। वो एक दिन बूढ़ी हो जाएगी। Eyes lose her soft looks, जो उसकी बहुत सॉफ्ट लुक्स है उस पर रिंकल्स आ जाएंगे, उसके हेयर ग्रे हो जाएंगे। शी विल फील स्लीपी, वो पूरे दिन सोती ही रहेगी। शी विल सिट बाय द फायर प्लेस। अगर आप फॉरेन की कोई भी मूवीज देखो तो उनका एक डाइनिंग रूम होता है, डाइनिंग रूम में एक फायर प्लेस लगा होता है जहाँ पे वो बॉर्न फायर, जैसे हम करते हैं यहाँ पे भी, तो बॉर्न फायर करते हैं क्योंकि वहां बहुत ठंड होती है। फील ड्राउजी मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसके पास बैठ के उसको बहुत नींद आ रही होगी, तब वो एक बुक उठाएगी। में लोग ना बुक्स काफी पढ़ते हैं, तब वो बुक उठाएगी, ठीक है, और ये बुक उसको याद दिलाएगी वो जिस टाइम पे यंग थी, उसके यंग टाइम की उसको याद दिलाएगी। मैनी मैन लव्ड हर बिकॉज ऑफ हर लुक, उसके लुक की वजह से सब उससे प्यार करते थे। पोएट लव्ड हर सोल, बट जो पोएट है, जो उसका लवर है, जो उसको चाहने वाला है, उसका क्रश है, लेकिन उसको उसकी सोल पसंद थी, उसकी इनर ब्यूटी पसंद थी, वो दिल से बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी बॉडी पसंद नहीं थी उसको। बॉडी इन द सेंस कि वो सोल से प्यार करता था, वो बॉडी से प्यार नहीं करता था। उसकी आउटर लुक से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था,
क्योंकि अगर कोई उसके आउटर लुक से उसको प्यार कर रहा है, तो जब वो एज कर रही है, जब वो ओल्ड हो रही है, तो फिर तो वो प्यार खत्म हो जाएगा ना। नॉट ओनली ब्यूटी बट विल लव हर एजिंग फेस। वो बोल रहा है कि मैं सिर्फ आज तुम्हारी ब्यूटी से प्यार नहीं कर रहा, इनर ब्यूटी से प्यार नहीं कर रहा, बट जब तुम एज करोगी, तुम्हारा फेस पे रिंकल्स आएंगी, मुझे उससे भी प्यार होगा। मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे फेस, तुम्हारी आउटर ब्यूटी से नहीं। दैट्स इट। चैप्टर 9, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपके इंडियन पोएट हैं, ऑथर हैं, इन्होंने गीतांजलि लिखी थी। और भी अगर आप बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं इनकी, तो यू शुड रीड इट, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। सो ये गॉड से कंट्री के लिए प्रे करते हैं, प्लस कंट्री मैन के लिए प्रे करते हैं कि एक कंट्री ऐसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए। और कंट्री मैन के लिए बोला है कि वो वाइज होने चाहिए, थॉटफुल होने चाहिए, और अपनी कंट्री के लिए उनके अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग होनी चाहिए। कंट्री टू अ हेवन ऑफ फ्रीडम। वो बोल रहे हैं कि एक कंट्री ऐसी चाहिए जो हेवन ऑफ फ्रीडम हो, जहाँ पे हम फ्री फील करें, कोई भी बंदिश ना हो, कोई हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना डाले, हम बिल्कुल फ्री हो जाए। वो ह्यूमन से बोल रहे हैं कि हम ब्रेव एंड करेजियस हों। ठीक है, हम ब्रेव एंड करेजियस हो, वो ह्यूमन से बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो कंट्री मैन है, जो कंट्री के लोग हैं, उनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो नॉलेज पे, लव एंड यूनिटी, बहुत प्यार से रहे, बहुत एकता के साथ रहे, नॉट डिवाइडेड बाय द नैरो थॉट्स ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। हर कोई कास्ट के बेसिस पे अलग अलग ना हो जाए, हर कोई कलर के बेसिस पे रेसिज्म ना हो, कास्टिज्म ना हो, है ना, हर कोई जेंडर के बेसिस पे या कैसे भी अलग ना हो जाए। बस हम सब साथ में रहे, प्यार से रहे, ट्रुथफुल हो, सच्चाई हो। यहाँ पे कि प्रे टू गॉड, वो प्रे करते हैं गॉड से टू लीड हिज कंट्रीमेन इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन। वो गॉड से प्रे कर रहे हैं कि जो मेरे कंट्रीमैन हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनको बहुत सारे थॉट्स दीजिए और एक्शंस, काफी पेट्रियाटिक हो जाए अपनी कंट्री के लिए। अगर कल को उनको जान भी देनी पड़े अपनी कंट्री की फ्रीडम के लिए, तो वो दे पाए वो चीज। उनको ब्रॉड माइंडेड बनाओ, अवेयर ऑफ फ्रीडम बताओ कि अगर हमें फ्रीडम मिल जाती है तो उसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं, और उनको कितना लड़ना पड़ेगा उस फ्रीडम के लिए, और उनकी लड़ाई ही हमें फ्री करवा सकती है। चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11, इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट बताती हूँ, अदरवाइज यू हैव टू डू दिस, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुकी है। बैंगल सेलर इज रिटन बाय सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इंडियन पोएट्स हैं। वो बैंगल्स की इंपॉर्टेंस बताती है इंडियन वुमेन के लिए। वो बोल रहे हैं कि बैंगल हर एक कलर अलग अलग चीजों से सिंबलाइज करता है, कैसे टाइप की है बैंगल, कैसे कलर की है, वो अलग अलग तरीके से होता है। बैंगल सिंबल है हैप्पी लाइफ्स की। बैंगल हैप्पी डॉटर्स भी पहन सकती है, हैप्पी वाइफ्स भी पहन सकती हैं। कुछ सिल्वर होती हैं, कुछ ब्लू होती हैं कलर में। दीज आर लाइक द मिस्ट ऑफ माउंटेन से उनको कंपेयर किया गया है। जिसने रेड कलर की बैंगल पहन रखी है, तो उसकी शादी हो चुकी है। जो बैंगल से जिंगलिंग एंड टिंकलिंग साउंड्स आती हैं, वो सिंबलाइज करती है लाफ्टर एंड पर्ली टीयर्स। और नरेटर कहते हैं कि जो कुछ बैंगल्स हैं वो कुछ पर्पल भी होती है, कुछ ग्रे भी होती है, विद गोल्ड फ्लेक्स ऑन देम। वो किसको सूट करती है? जो मिडिल एज्ड वुमेन है, वो उनको सूट करती है। जो वुमेन है, वो उनकी बात कर रहे हैं, वो घर के काम करके कितनी खुश हो जाती है। एट लास्ट वो बोल रहे हैं कि वुमेन की जो खुशी है ना, वो बहुत छोटी छोटी चीजों में है। वो घर के सारे काम करती हैं, वो अपने बच्चों को संभालती हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ बैठती हैं, वो घर का काम करती हैं। और बैंगल जो है बहुत खुशी, मतलब उन बैंगल को जब देखती है तो उनको बहुत खुशी मिलती है। तो दिस इज द बैंगल सेलर्स, ठीक है, by Sarojini Naidu. Chapter 11, Another Woman by इम्तियाज धाकर। इम्तियाज धाकर कौन है? पाकिस्तान बॉर्न ब्रिटिश पोएट है। बॉर्न हुई थी लाहौर, पाकिस्तान में। Another Woman इसकी समरी कर लेते हैं। The poem is bitter satire on the fate of women in traditional Indian families। वो बोल रहे हैं कि एक बहुत ही कड़वा सा सच है इसकी किस्मत के बारे में, विमेन की किस्मत के बारे में, जो इंडियन सोसाइटी में, ट्रेडिशनल टिपिकल इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं। इम्तियाज ढाकर क्या बता रही है कि जो औरत है वो बहुत ज्यादा सफर करती है थ्रू आउट द लाइफ। कभी वो हस्बैंड की वजह से कर रही है, कभी वो अपने पेरेंट्स की वजह से सफर कर रही है। बोल रही है कि उनको बहुत ध्यान से चीजें करनी होती है। जैसे वो फर्स्ट लाइन में बताता है कि वो कुछ खरीदने जाती है मार्केट, जैसे वो मेथी खरीदने जाती हैं, तो उनको रेडिश मूली भी खरीदनी होती है, बट उसके बाद वो आइडिया ड्रॉप कर देती है क्योंकि उनको पैसे भी बचाने हैं। वो हर तरफ से सोचना है, वो बहुत ध्यान से पैसों को रखती हैं।
और उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो बहुत छोटा सा, लाइक एक साड़ी के साइड से बांध के रख देती हैं। मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ का जैसे रिलेशनशिप है वो स्टोरी में दिखाया है। जैसे मदर इन लॉ, जैसे डॉटर इन लॉ जाती है बाहर मार्केट से सामान लेने के लिए। अब वो बहुत सोच समझ के सामान ले रही है, बट फिर भी वो घर आती है तो उनकी मदर इन लॉ क्या करती है, उनको बहुत सुनाती है कि तुम ये चीज क्यों लेकर आई हो, तुम पैसे नहीं बचाना जानती, तुम्हारे घर वालों ने भी कितना, इतनी अच्छी तो डॉवरी नहीं दी। उसको ब्लेम करती रहती है पूरे टाइम कि तुम बिल्कुल लकी नहीं हो हमारी फैमिली के लिए। उनके हस्बैंड आते हैं, फिर उसके हस्बैंड आते हैं तो वो भी कुछ नहीं बोलते। वो उसको देखती हैं कि शायद ये कुछ बोलेंगे, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रही है ना अपने हस्बैंड से कि वो शायद उसकी साइड लेंगे, या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो डॉटर इन लॉ को, उस लड़की को कोई भी राइट नहीं है कि वो अपने घर में कुछ बोल सके। अपने घर में क्या, ऑफ कोर्स ये तो उसका घर भी नहीं है। बोल रहे हैं कि हर एक, इम्तियाज धाकर क्या बोल रही हैं कि सबका सेम सिचुएशन है, सबकी सेम कंडीशन है, इसलिए उन्होंने नेम लिखे अनदर वुमेन। ठीक है, अनदर इज वो अलग ही है, मतलब आउटकास्ट कर रखा है उनको फैमिली से। जब वो पेरेंट्स से घर होती है तब उसकी शादी करनी होती है कि वो तो पराया धन है। जब वो दूसरे घर में जाती है तो वहां पे भी उसको अलग ही फील कराया जाता है। दैट्स इट अबाउट द समरीज ऑफ ऑल चैप्टर्स। किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करो, and please do like, share and subscribe. Thank you so much.